बिटवीन क्लासेस। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। तो जो ये एटॉमिक नंबर होता है एटम्स का, ये समझ लीजिए यही क्या होता है, उसका रोल नंबर होता है। क्या होता है? रोल नंबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली में क्या होता है, क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है, लेकिन कब? न्यूट्रल स्टेट में। कब? न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, जब एटम अपने ग्राउंड स्टेट में हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल स्टेट में हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, सोडियम की अगर हम बात करेंगे, सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इससे हमें पता चल गया इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। क्यों? क्योंकि सोडियम किसमें है? सोडियम अपनी ग्राउंड स्टेट में है। सोडियम जब अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन अगर मैंने लिखा Na+, क्या लिखा? Na+ लिखा, तो अगेन यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर जो है वो इसका क्या रहेगा? 11 ही रहेगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या रहेंगे? 11 ही रहेंगे। लेकिन अब जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। क्यों 10 हो जाएंगे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या आ गया? Na+ आ गया। Na+ का मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। आई बात समझ में? ऐसे अगर मैं क्लोरीन का लिखूं, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो प्रोटॉन्स कितने हुए? 17। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 17। दोनों ही कितने हुए? 17, क्योंकि क्लोरीन अभी अपने ग्राउंड स्टेट में है। और अगर मैंने लिखा Cl-, तो क्लोरीन आयन है, क्योंकि क्लोरीन का है तो एटॉमिक नंबर तो उसका वही 17 रहेगा। प्रोटॉन कितने रहेंगे? वो भी 17 रहेंगे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। क्यों? क्योंकि एक माइनस का चार्ज आ गया, एक नेगेटिव आ गया। अगर ये -2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते, +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते। प्लस में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। और ये बात हमें पहले भी पता थी। अच्छा, अब सवाल ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। हमने ये तो पढ़ लिया था कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि क्या होता है? मास ऑफ एन एटम होता है। अब न्यूक्लियस के बाहर ये क्या होती है? शेल्स होती हैं। क्या होती है? शेल्स होती हैं, मैं कहता हूं ऑर्बिट्स होते हैं। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? गोल गोल न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। गोल गोल न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो ये वाला तो पार्ट न्यूक्लियस का हो गया, तो ये पहली शेल हो गई। ठीक है, इसको हमने K, ये दूसरी सेल L-M। ठीक है, अब इन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स होती हैं। इन सेल के अंदर क्या होती हैं? सब शेल्स होती हैं। ठीक है, इन सेल्स के अंदर क्या होंगी? सब शेल होंगी। ठीक है, अच्छा, अब वो सब शेल्स कौन कौन सी होती हैं ये हमने ऑलरेडी क्वांटम नंबर में पढ़ा है। तो कौन कौन सी सब शेल्स होती हैं? S, P, D और F, ये सब शेल होती हैं। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि क्लास 10th में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, क्लास 9th में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। तो सिंपल सा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कितने होते हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ा है कितने होते हैं? 2n²। कितने होते हैं? 2n²। लेकिन एक इसके साथ पहला पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट, बट लास्ट
शेल कैन एकोमोडेट, क्या एकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट कर सकती है। लास्ट शेल जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट कर सकती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर सकती। अभी आई गेस कि आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, हालांकि आपने पढ़ा है, बट स्टिल जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, तो देखो यहाँ पे पहली शेल है तो ये n की वैल्यू क्या हो गई 1, दूसरी शेल में n की वैल्यू क्या हो गई 2, तीसरी शेल में n की वैल्यू क्या हो गई 3। तो हम देख सकते हैं कि पहली शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो हम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 into 1 का स्क्वायर, तो कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पहली शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। फिर दूसरी शेल में n इज इक्वल टू 2, तो 2 into 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 to the 8 हो गए। तो तीसरी शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 into 3 का स्क्वायर, तो कितना 3 3 the 9 to the 18 इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास 8 2 और 8 कितने हो गए 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन और है, लेकिन हम डाल 18 सकते थे, तो हमें तो एक ही डालना है ना जब भाई नहीं। तो 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 और 1। ऐसे ही क्लोरीन का अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो क्लोरीन का भी सेम प्रोसेस। क्लोरीन में कितने होते हैं 17 होते हैं। तो पहली शेल में क्या हो जाएगा 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2, 8, 7। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, सपोज हमसे कहा जाए कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, किसका करिए कैल्शियम का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। कितना होता है 20। तो पहली शेल में तो 2 आ गए, दूसरी शेल में 8 आ गए। अब तीसरी शेल में कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 8 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 और बचे। तो तीसरी शेल में कितने हमने लिख दिए 10 लिख दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये वाला भी रूल इसमें आ जाएगा, हमारा ये वाला भी रूल काउंट होना है। अब ये कौन सी शेल है, ये कौन सी शेल है, देखो इधर पहली शेल ये हो गई, दूसरी ये लास्ट शेल है, ये कौन सी शेल हो गई लास्ट शेल हो गई। अब लास्ट शेल में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम एकोमोडेट कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी नंबर की शेल हो। तो ये तो लास्ट शेल में हम 8 ही डालने पड़ेंगे, मजबूरी है, रूल है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब कितने बचे आपके पास 2 बचे, कितने बचे 2 बचे। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 8 8 2। अब यहाँ पे 8 क्यों आया ये आपको समझ में आ गया है। पहले तो लास्ट में मैंने 10 ही लिखा था, बट क्योंकि लास्ट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने वहां पे 8 बनाया, तो ऑटोमेटिकली उसमें 2 चले गए। आई बात समझ में। और ये जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है इसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट शेल को छोड़ के अगर पहली शेल है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसे ड्यूप्लेट रूल कहते हैं। और बाकी कभी भी लास्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, लास्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक वाला। लेकिन अभी मैं वापस सोडियम पे आता हूं। अगर हम लोग सोडियम की बात करें, अगर हम लोग सोडियम की बात करते चले तो क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का क्या है, सोडियम का क्या है 11। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 8 1। अभी तक हमने ये पढ़ा, लेकिन अब
यहाँ पे 11th क्लास में जब हम आए तो हमने शेल के अंदर सब शेल भी देखी। तो सपोज ये शेल है एक, इस शेल में कुछ सब शेल होंगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस शेल के अंदर की सब शेल में होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी उस शेल के अंदर की सब शेल में होंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स है उस शेल के अंदर की सब शेल में होंगे, है ना। तो अब जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, कितनी सब शेल्स होती है, मेन 4, S P D F, उसके बाद G भी होती है, H भी होती है, बट जितने एलिमेंट्स है अभी हमारे पास, तो इन 4 सब शेल में अभी हमारा यूज हो जाता है, उससे ज्यादा भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अब S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। P सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और D सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और S सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब इन सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो S में अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, S सब शेल में नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हालांकि ये हम लोग ऑलरेडी क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं कितने होते हैं, 1, और ये एक ऑर्बिटल हो गया। अब इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर ऐसे ही P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। वो 3 ऑर्बिटल अगर हम देखेंगे तो कैसे बनेंगे, ये हमारे 3 ऑर्बिटल हो गए, तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 4 में D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये देखिए 1 2 3, ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10। इसी तरीके से S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो 7 ऑर्बिटल्स हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे क्या हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। S में कितने आए, मैक्सिमम 2 आए, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आए। तो ये इस तरीके से हमारे 14 इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो सब शेल वाइज पढ़ेंगे, उस शेल के अंदर कितनी सब शेल्स हैं और उन सब शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड हैं, और इसको करने के लिए ऑफबाउ प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, ऑफबाउ प्रिंसिपल यूज करते हैं। ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग फ्रॉम लो टू हाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, लो टू हाई मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले किसमें एंटर करेंगे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। ऐसे समझिए, अगर आप गरीबों को दान देने जा रहे हैं तो एक गरीब बैठा हुआ है जिसके पास कपड़े ही नहीं है, एक थोड़े फटे सूटे कपड़े पहना हुआ है और एक एकदम बढ़िया एकदम हीरो बन के बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पहले आप किसको देंगे, जिसके पास कुछ नहीं है, जो बिल्कुल एनर्जी में बिल्कुल गया गुजरा है, फिर उससे हाई वाले को देंगे, फिर उससे हाई वाले को देंगे। एक चीज ये देख लीजिए, और एक चीज मैं और बता दूं आपको, जैसे कि मान लो 4 गरीब बैठे हुए हैं, आप उनको समोसे बांट रहे हैं, ठीक है। 4 गरीब बैठे हुए हैं, आप उनको क्या बांट रहे हैं, समोसे बांट रहे हैं, ठीक है। अब वो चारों गरीब सेम लेवल के हैं, मतलब किसी के पास कपड़े नहीं, एकदम सब सेम, उतने ही गरीब है, उतने ही कमजोर है, सब कुछ है। अब आप समोसा कैसे बांटोगे, पहले सबको हम एक एक समोसा देंगे, पहले सबको हम एक एक समोसा देंगे, फिर अगर बचे तो रिपीटिशन शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम 2-2 पकड़ाते जाएं, क्योंकि अगर 2-2 पकड़ाते जाओगे तो पता लगे किसी को मिलेंगे। एक एक पहले सबको बांट दो, फिर आप रिपीटिशन स्टार्ट करेंगे। ये चीज, ये एग्जांपल मेरा ध्यान रखना, अभी क्योंकि उसकी हम लोग बात करेंगे,
ठीक है। तो ये लो टू हाई, अब कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी लो है किसकी एनर्जी हाई है? तो इसके लिए जो हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था उसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या? जिस शेल की n प्लस एल की वैल्यू हाई होगी, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू हाई होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? हाई होगी। जिस n प्लस एल की दो शेल्स हैं, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर है? देख लीजिए कैसे। सपोज मैंने बोला 3p और 3d, ये दो सबशेल्स हैं, मतलब थर्ड शेल की p सबशेल और फोर्थ शेल की d सबशेल है। अब इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है? किसकी एनर्जी ज्यादा मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा और किसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा? तो ऑको प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा? जिसकी एनर्जी कम है। तो चलो देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 3। n की वैल्यू 3 हो गई। अब हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर l की वैल्यू 0 है किसके लिए? s सबशेल के लिए। l की वैल्यू 1 है किसके लिए? p के लिए। l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब कौन सी सबशेल है? d सबशेल है। और अगर l की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब कौन सा सबशेल है? f सबशेल है। ठीक है। तो अब 3p में n की वैल्यू तो 3 हो गई, और कौन सा सबशेल है ये? p सबशेल है। आपको दिख रहा है ये कौन सा सबशेल है? p सबशेल है। मतलब l की वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो n प्लस l क्या हो जाएगा आपका? 3 प्लस 1 जो कि कितना हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। अच्छा, सेकंड वाला सिनेरियो देखिए, 3d की बात करते हैं। चलो यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी है? 3d लिखा है तो n की वैल्यू फिर से क्या हो गई? 3 हो गई। अब कौन सा सबशेल है ये? देखिए d सबशेल है, तो d सबशेल का मतलब l की वैल्यू क्या है? 2 है। l की वैल्यू क्या है? 2 है। तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इसका मतलब n प्लस l कितना हुआ? 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5 हुआ। 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5 हुआ। अब इन दोनों में देखिए किसके n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है? इसके n प्लस l की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। और इसके n प्लस l की वैल्यू कितनी आई? 5 आई, है ना? तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? 3d की एनर्जी ज्यादा हुई 3p से। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले किसको मिलेंगे? जिसकी एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएंगे फिर 3d में जाएंगे। ये तो उसने एक बात कह दी, लेकिन एक इसमें सिचुएशन थी। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी, अगर दो n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या होगा? सपोज यहां तो चलो जिस n प्लस m की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एक कंडीशन थी, अगर इफ two shells have two subshell have same value of n plus l, दो सबशेल में n प्लस l की वैल्यू अगर क्या है? सेम है, तब then one with higher value of n will have more energy। अगर दो सबशेल की n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका n की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका भी एग्जांपल हम लोग चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं दो सबशेल ले लेता हूं, ठीक है। सपोज मैंने ले ली 4p और 3d ले लिया। मैंने क्या ले लिया? 4p और 3d ले लिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसकी n की वैल्यू कितनी है? 4, और p है तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई।
तो देखो n प्लस एल कितना आया इसका 5 आया, n प्लस एल कितना आया इसका 5 आया। अच्छा दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे 3D में देखिए n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू इसकी कितनी है 3 और d है तो l की वैल्यू कितनी हो गई, l की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अगेन n प्लस l की वैल्यू इसकी भी कितनी आई 5 आई। अब दोनों में n प्लस l की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो अब किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, जिसका n बड़ा है। n किसका बड़ा है, यहाँ पे n कितना है 4, यहाँ पे n कितना है 3, तो ये वाला n बड़ा है, मतलब 4p की एनर्जी ज्यादा हो गई 3d से। तो 4p और 3d में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले 3d में जाएगा फिर 4p में जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन अब ऐसे आप जोड़ते तो बैठोगे नहीं बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कि भैया इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा किस में बाद में जाएगा, पता चला n प्लस एल ही जोड़ते रह गए। तो इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल का यूज करते हुए एक सिंपल सा लॉजिक बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपने 10th क्लास में चैप्टर भी पढ़ा है पीरियोडिक टेबल वाला, तो उसमें मैं आपको बता दूं कितने पीरियड्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कितने पीरियड्स हैं। हालांकि ये मत कहना कि सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में नहीं था इसलिए तब भी हमें पढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम देख लेते हैं 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं 7। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं n क्या 1 1 2 3 4 5 6 और 7। और अभी हमारी कितनी सबशेल है, अभी हमारी कितनी सबशेल है, तो यहां पे देखिए आप अब n = 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब एक एक करके, क्योंकि हमारे पास कितनी वो है सबशेल्स है मेन, जो हम 4 लेके चल रहे हैं, ठीक है, कितनी लेके चल रहे हैं 4 लेके चल रहे हैं। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले हमने ये 7 बना लिया, एग्जाम्स टाइम पे कभी भी आ जाए तो आप रफ में फटाफट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये हमने 4 को बना लिए। तो देखो पहले वाले में, फर्स्ट वाली शेल में, पहली शेल में केवल s होता है, तो 1s2, 1 मतलब पहले का s सबशेल और 2 इलेक्ट्रॉन्स में आ सकते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा 2s2 and 2p6। तीसरे वाले में 3s2 3p6 3d10, ठीक है। चौथे वाले में 4s2 4p6 4d10 और 4f14। अब आप इसी को नीचे तक क्या कर दो, कॉपी कर दो। चाहो तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहो कर दो, क्योंकि फिर यहाँ पे D, फिर यहाँ पे P, फिर यहाँ पे केवल S, इस तरीके से कर दो। लेकिन आप वैसे ना करके पूरा पूरा लिख दीजिए। मैं अलग कलर के मार्कर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया आपका 5s2 5p6 5d10 5f14, फिर 6s2 6p6 6d10 6f14, फिर 7s2 7p6 7d10 7f14। अब आप इसमें क्या करिए, स्केल से लाइनिंग करिए। किस तरीके से लाइनिंग करिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बहुत सिंपल है, यहां सबसे बड़ा वाला पकड़िए 7, देखिए 7 6 5 4, तो मैं से 7 6 5 4, ये एक हो गया, ठीक। फिर उसके ऊपर गए 6 5 4, ये दूसरा हो गया। फिर 5 4 3, ये तीसरा हो गया। फिर 4 और 3 3 2, ये केवल 2, ये केवल 1। फिर यहाँ पे 7 6 5 7 6 और ये 7, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं।
जैसे कि हमसे कहा जाए सोडियम का करिए, तो सोडियम का Na का क्या हो जाएगा 11 होता है, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करना है। तो यहाँ से चलिए 1s2, सबसे पहले यहाँ से चले, ऐसे क्या आया 1s2, फिर इधर से आए 2s2, क्या आया 2s2, फिर इधर से आए 2p6, 2p6, तो देखो 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब ये 3s2 है, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे 3s1। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे कम एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी, फिर उससे ज्यादा एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी, इस तरीके से आपका ये ऑफ के हिसाब से कि आपकी जो सीरीज है ये बन गई है। तब आपको कोई भी लिखना है आप इसी पैटर्न से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है सपोज मान लो कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। तो कैल्शियम का भी आप ट्राई करिए अपने आप इसी तरीके से किसका भी लिख सकते हैं, कैल्शियम का भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार लिख के देखते हैं कैल्शियम का क्या हो जाएगा। इधर से चले 1s2, फिर आए 2s2, फिर आया 2p6, देखिए जैसे ही p6 आएगा तो वहां पे 10 20 30 का काउंट आ जाता है जनरली। तो 2p6 पे कितना आ गया 10, फिर 3s2, 3p6 और 4s2 में 20 हो गया। तो क्या हो गया 3s2, फिर 3p6 और 4s2। ठीक है, पैटर्न देखिए 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 हो गए 20। पैटर्न देखिए आप ऐसे करके चल रहे हैं, कैसे करके चल रहे हैं, ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज तो चलो हो गई। अब इनको भरेंगे कैसे, सपोज मैंने कहा कि इसको दिखाओ पूरा, तो देखिए क्लोरीन का कैसे होगा 1s2, तो ये 1s2 हो गया, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर 2s2 है ना, तो 2s2 में क्या होगा ऐसे बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, है ना। फिर क्या है 2p6 में क्या है 1 2। अब यहां पे जो मैंने आपको गरीब इंसानों वाली बात बताई थी कि सबको पहले एक एक दे दीजिए, तो जब भी ये है तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी, इसे हम होम्स रूल भी कहते हैं। तो कैसे भरेंगे p6 को 1 2 3 4 5 6, ना कि ऐसे मत भर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे गलत है। ठीक है, तो पहले सिंगली पेयर करेंगे फिर उसकी आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, अब ऐसे 3s2 क्या हो जाएगा, अब इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है तो एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर 3p6, अब 3p6 आपको पता है कैसे भरना है 1 2 3, तो फिर से कैसे करेंगे, पहले सिंगली फिल करेंगे फिर उसकी क्या स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर क्या है 4s2, तो इसके नीचे 4s2 भी बना लिया हमने यहाँ पे, एक और एक दो, ऐसे करके हम इनका अगर बनाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं। अच्छा एक चीज बता दें, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल जैसे p ऑर्बिटल है तो p6 से आता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर p3 है तो ये देखिए 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये कैसा है हाफ फिल्ड है, ये कैसा है हाफ फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, एक कंप्लीटली फिल्ड है और दूसरा हाफ फिल्ड है। तो जब भी कोई भी शेल कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड होती है तो ये वेरी वेरी स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं वेरी स्टेबल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं हाफ फिल्ड, और ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है मुश्किल होता है, और हर आदमी हर एटम वर्ल्ड में हर चीज अपने आप को स्टेबल फॉर्म में रखना चाहती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली तो आप यही पैटर्न ओबे करेंगे, इसी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आपके आएंगे, कुछ क्या आएंगे हमारे एक्सेप्शंस भी आएंगे। तो वो एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें
किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? क्रोमियम की, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें, किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें? क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसी के हिसाब से चलिए, इसी टेबल के हिसाब से, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, क्या होगा? 3d4। तो अब यहां पे इन दोनों को देखिए, 4s2 कहता है, ये हो गया 4s2, ठीक है, और ये हो गया 3d4। तो देखिए 1 2 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? 3d4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, फोर्थ ये आ गया। अभी देखो ये जो एटम है उतना स्टेबल है नहीं, लेकिन ये स्टेबल हो सकता है, अपने आप को ये ऑटोमेटिक स्टेबल कर लेगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन उठा के इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये इधर भेज देगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा। तो देखो s वाला हाफ फिल्ड हो गया और d वाला भी हाफ फिल्ड हो गया, तो दोनों स्टेबल हो गए। तो ये स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। 3p6 के बाद हम क्या लिखेंगे? 4s1 3d5 लिखेंगे। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d9। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने आप चला जाए तो 3d क्या हो जाएगा इसकी जगह? ये क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d10। यहाँ पे d को हाफ फिल कर रहा है, यहाँ पे d को कंप्लीटली फिल कर रहा है। तो ये इस टाइप के जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, अगर आपका याद रखिएगा लास्ट में कुछ ऐसा आ रहा है ns2, ठीक है, और n-1 d4, या मैं ऐसे सिंपल लिख दूं, लास्ट में अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आ रही है s2 और d4 वाली सिचुएशन एकदम लास्ट में आ रही है, तो इसको तुरंत आप लिख दीजिएगा s1 और d5 लिख दीजिएगा, s1 और d5 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में। इसी तरीके से अगर आपकी सिचुएशन s2 और d9 आ रही है लास्ट में, जैसा कॉपर के केस में हुआ, तो इसको आप क्या लिख देंगे? s1 और d10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? s1 और d10। तो इससे वो एटम हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसीलिए शो करते हैं क्योंकि उसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर के ये होता है। अगर आप एग्जाम में ये लेके आएंगे तो ये मार्क्स कट जाएंगे। तो इसी टाइप के कुछ और एलिमेंट्स हैं जिसमें ये चीज हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और है, अगर हमसे कहा जाता कि Cu तो ये हो गया कॉपर, मतलब क्रोमियम का ये हो गया, कोई बोलता Cr2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका Cr2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कम है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कम करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की ही लिखना। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s1 और 3d5, यही तो हुई ना क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 2 प्लस है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में से निकालोगे? s में से निकालोगे। अब क्वेश्चन है s में से क्यों? क्योंकि अगर d में से निकाल लिया तो d में से निकल गया वो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, तो पहले s में से निकाला फिर d में से निकलेगा। हमेशा जब भी लास्ट में अगर s और p है तो पहले इलेक्ट्रॉन s में से एक निकाल लिया, तो इसका लास्ट में पूरा ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा? ये वाला खत्म हो गया, तो 3d अगर मैं Cr प्लस का लिखता तो क्या हो जाता है? ये केवल 3d5 हो जाता है। क्या हो जाता? 3d5 हो जाता। लेकिन अगर Cr2 प्लस का लिखा तो अब एक और इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो वो तो इसमें से निकालना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 3d4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
3d4। तो ये जरूर याद रखिएगा, जब भी कोई आयन है और लास्ट में s और d दोनों हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, s में से, फिर इलेक्ट्रॉन आप d में से निकालेंगे। इसी तरीके से सपोज सोडियम का है, Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पहले हमें सोडियम का पता होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये लास्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि Na प्लस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आई गेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। और हम लोग नीट और जेईई मेंस की भी तैयारी कराते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती है चंद्रिका टॉवर पे, और आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए, देखिए आपको बहुत ही मजा आएगा। और हमारे चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।